हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भी क्वेश्चनों का सेट है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथ ही साथ आप लोगों के नेट जेआरएफ और अदर राज्यों में होने वाले विजुअल आर्ट से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को केयरफुली लर्न करिएगा और मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदिम कला में कितने चश्म आकृतियाँ मिलती हैं। सर्वप्रथम जितने भी नए व्यूवर्स हैं उन लोगों को ये सभी टर्म ऑफ कंडीशन को जानना होगा कि चश्म क्या होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि चश्म जो होती है एक प्रकार की माप होती है जिसको हम चेहरे भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी चाहे मुगल काल हो, राजस्थानी हो, पाल हो, अपभ्रंश हो या आदिम कला हो, इसमें सभी प्रकार के हम लोग चश्मों के माध्यम से ये देखते हैं कि आकृतियाँ कितने चश्मे में बनी है। वो आकृतियाँ एक चश्मे में बनी हैं या 1.5 चश्मे में बनी है या 1.25 चश्मे में बनी है या 2 चश्मे में बनी है। यह एक प्रकार की माप होती है। चश्म मतलब कहने का तात्पर्य होता है कि चेहरा। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाता है कि आदिम कला में, आदिम कला कहने का तात्पर्य है कि प्राग इतिहास अर्थात प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव के द्वारा जो चित्र या जो रेखा चित्र अंकित किए जाते थे उन्हीं को हम आदिम कला के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, आदि मानवों ने जो गुफाओं की दीवारों पर जो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र और रेखा चित्र अंकित करते हैं उन्हीं को हम आदिम कला के अंतर्गत रखे थे। प्रागैतिहासिक में अधिक से अधिक इन्हीं के माध्यम से जो खोज हुई वो हमारे आदिम कलाकारों या आदि मानवों के जो विचार हैं, उनकी दैनिक जीवन क्रियाकलाप है, वो हमें जानने के जो स्रोत प्राप्त होते हैं वो आदिम कला के इन चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पुटअप हो रहे हैं कि आदिम कला में कितने चश्म आकृतियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आदिम कला में जो आकृतियाँ मिलती हैं वो सदैव एक चश्मे में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आदि मानवों के द्वारा जो भी शिलाओं की दीवारों पर अर्थात गुफाओं की दीवारों पर जो भी चित्र अंकित किए गए थे वो सदैव एक चश्मे में देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन थ्रू आर्ट के लेखक कौन हैं। दोस्तों, बहुत ही फेमस ये बुक है और इस बुक के जो राइटर हैं वो हर्बर्ट रीड हैं। हर्बर्ट रीड के द्वारा ही एजुकेशन थ्रू आर्ट ये बहुत ही फेमस पुस्तक को लिखी गई थी, जिसमें हर्बर्ट रीड ने कला की तमाम बातों को इसमें समाहित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आदि मानव ने किन रंगों का प्रयोग किया था। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आदि मानव उस समय शिलाओं पर जो चित्र या रेखा चित्र अंकन करते थे उन्हें किसी प्रकार की कोई धरातल का या किसी रंग का जानकारी नहीं था, परंतु जैसे जैसे उनके अंदर विकास होता गया उनके अंदर चित्रों में एक प्रकार की रुचि बढ़ती गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सर्वप्रथम आदि मानव ने किस टाइम में चित्रों का अंकन करने लगे थे या चित्रों को बनाना सीख लिए थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में चित्र बनाना सीख लिए थे और गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रांकन करते थे उनमें वो लोग सदैव पृथ्वी से प्राप्त होने वाले रंगों का ही प्रयोग करते थे। अर्थात पृथ्वी से प्राप्त होने वाले रंग जो होते हैं वो खनिज रंग होते हैं और इनमें हम सदैव जो है वो लाल रंग और पीले रंग को समाहित करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि सर्वप्रथम आदि मानव ने जिन रंगों का प्रयोग किया था वो लाल और पीला रंग होगा। ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आप सभी लोग जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से कुछ मील दूर पर है और इस शहर को बसाने में मुगल सम्राट अकबर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अकबर के द्वारा ही इस फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी को भी निर्मित किया गया था और इसमें अकबर के द्वारा तमाम इमारतें भी निर्मित की गई थी और उन्हीं इमारतों में से एक बहुत ही फेमस इमारत थी इबादत खाना, जिसको अकबर ने ऐसा माना जाता है कि इसके लाल बलुआ पत्थर में ये निर्मित इबादत खाना थी, जिसमें अपने उत्तराधिकारियों और साहित्यकारों कवियों के साथ विचार विमर्श सदैव निरंतर दैनिक जीवन की प्रत्येक दिन किया करते थे इबादत खाने में, अर्थात ये अकबर की बहुत ही फेमस बैठक होती थी। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का जो निर्माण किया गया था वो 1575 ईस्वी में किया गया था, परंतु यहाँ पर नियरेस्ट जो मान होगा वो 2 होगा 1571, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्ट न पूछकर एग्जाम में आप लोग से नियरेस्ट मान को भी पूछा किया जाता है। तो फैक्ट क्वेश्चन जब आप लोगों के मालूम रहेंगे तो आप लोग ऑप्शन आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा 1571। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शैली चित्रकला तथा शिल्प के समन्वय से प्रकाश में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो तंजौर शैली हो जाएगा। दोस्तों तंजौर शैली दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शैली मानी जाती है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कि तंजौर कहाँ पर स्थित है। तो तंजौर जो है वो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 300 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है और अपनी स्थानीय कलाओं के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तंजौर शैली से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि तंजौर किस लिए जाना जाता है, तो तंजौर जो है अपने कांच पेंटिंग के लिए प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो तंजौर शैली में जब हम अंकन देखते हैं तो यहाँ पर चित्रकला और शिल्प के समन्वय से तंजौर शैली का निर्माण होता है। तंजौर शैली एक ऐसी शैली थी जिसमें कलाकारों के द्वारा सर्वप्रथम लकड़ी के ऊपर क्या होता था कि रेखांकन करने के बाद उसमें क्या होता था कि जड़ाऊ कार्य भी किए जाते थे। तो जड़ाऊ कार्य जिसमें बहुमूल्य मोती, पत्थर और कांच को जड़कर उसके बाद उसमें रंगांकन भी किया जाता था। इसलिए इस शैली को चित्र और शिल्प के समन्वय से प्रकाश में मानी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंजौर शैली के चित्रों का उद्गम स्थल कौन सा मंदिर रहा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो त्यागराज मंदिर हो जाएगा। त्यागराज मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर मानी जाती है और इसी त्यागराज मंदिर से प्रभावित होकर तंजौर के कलाकारों ने जो शैली का निर्माण किया था वो अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। तो तंजौर शैली के चित्रों का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो त्यागराज मंदिर माना जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंजौर शैली के कलाकार धरातल के रूप में किस लकड़ी का प्रयोग करते थे। दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। जो धरातल होता है ये कलाकार का प्रथम कार्यक्षेत्र या इसके बिना हम कोई भी कलाकृति अंकन नहीं कर सकते हैं। तो तंजौर के कलाकारों ने जो धरातल के रूप में जिस लकड़ी का प्रयोग किया था वो था कटहल की लकड़ी। कटहल के वृक्ष से जो भी फलक तैयार करते थे, जो भी लकड़ी के फलक तैयार होते थे, उसी लकड़ी के ऊपर चित्रांकन और जड़ाऊ कार्य करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तंजौर शैली में किनका अंकन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राम कृष्ण,
एक और दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि तंजौर शैली किस धर्म से रिलेटेड थी। तो ध्यान दीजिएगा, तंजौर शैली जो थी वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी और हिंदू धर्म में इस तंजौर शैली में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड विषयों का अंकन भी देखने को मिलता है। और इसमें सबसे प्रिय विषय जो रहे वो कृष्ण के जीवन से संबंधित अंकन तंजौर शैली में देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि राम और कृष्ण से रिलेटेड इनमें अंकन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैमरे का प्रवेश कब हुआ था। दोस्तों भारत में कैमरे के प्रवेश से आधुनिक कला में अधिक निखार आ जाती है। जैसा कि कलाकार क्या होते हैं कि खुले आसमान के नीचे जाकर प्राकृतिक दृश्यों का हो या किसी भी कार्य को करने के लिए वो स्वयं उसका अंकन करते थे, परंतु जैसे ही कैमरे का आविष्कार होता है इनकी कला में एक अलग व्यक्तित्व नजर आने लगता है। अलग तमाम तरह के उनके अंदर टेक्निक तैयार होने लगती है, स्थानीय कलाकारों के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो भारत में कैमरे का जो प्रवेश होता है वो 1860 के दौर में प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना में विदेशी शैली में बने चित्रों को किस शैली के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पटना है ये बिहार राज्य की राजधानी मानी जाती है और यहाँ पर तमाम कंपनी शैली जो कि तमाम बहुत ही फेमस शैली मानी जाती है और इसमें जो कलाकार कार्य करते थे वो विदेशी शैली में बने चित्रों को किस शैली के नाम से जाना जाता था, तो वो सदैव पटना शैली के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया था। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना शैली को तमाम शैलियों के नाम से भी जाना जाता था और इस शैली को कंपनी शैली नाम देने वाले भारत के प्रसिद्ध कलाविद जो थे वो राय कृष्ण दास के द्वारा पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कंपनी शैली में कलाकार धरातल के रूप में प्रयोग करते थे। धरातल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपनी शैली में जो कलाकार धरातल के रूप में कार्य करते थे वो सबसे अधिक वसली कागज का प्रयोग करते थे। वसली एक कागज होती है और इसी वसली के ऊपर कलाकार कार्य करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी शैली में किन रंगों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों कंपनी शैली में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता था वो जल रंग हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। दोस्तों जितने भी कंपनी शैली में जो चित्रांकन किए गए थे उस शैली के अधिकतर चित्र जो होते थे वो विदेशी लोग अपने देश को ले जाते थे। कंपनी शैली जो थी, कंपनी शैली अर्थात पटना शैली, पटना में जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे, व्यापारी थे, वो लोग क्या होते थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों से ये चित्रों को खरीदते थे और अपने देश को ले जाते थे और अच्छे दाम पर इसको बिक्री कर ले जाते थे। तो वही है कि कंपनी शैली के जो चित्र आज वर्तमान में जो सुरक्षित हैं वो इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यथार्थवादी शैली के पदार्पण कलाकार किसे माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में यथार्थवादी शैली का आगमन करने वाले या इसमें कार्य करने वाले जो भारत के प्रसिद्ध कलाकार थे वो भारत के राजा रबीर वर्मा को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा ही भारत में यथार्थवादी शैली का पदार्पण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1st हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खूबसूरत बगीचा गुल ए अफसान का निर्माण
किसने करवाया था? दोस्तों बहुत ही फेमस ये बगीचा है गुल ए अफसान, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बगीचे का जो निर्माण करवाया गया था ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा करवाया गया था और इसी को वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। यही वर्तमान में आराम बाग प्राचीन काल में गुले अफसान के नाम से जाना जाता था और इस बगीचे का, इस खूबसूरत बगीचे का जो निर्माण करवाए थे वो बाबर के द्वारा करवाया गया था। आप लोग जानते हैं कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसका भारत में जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 के बीच में माना जाता है। अर्थात बाबर का जो समय था भारत में वो बहुत कम समय के लिए था, क्योंकि इसको भारत में जो अपनी स्थापना सुदृढ़ करने के लिए तमाम संघर्ष करने पड़े थे, परंतु कुछ टाइम में इसने जो भी इसके अंदर कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है इसके शासनकाल में वो बहुत ही खूबसूरत था। और इनके शासनकाल में जो भी कुछ इमारतें और जो बगीचों का सबसे अधिक प्रेम इनके अंदर जो था वो आप लोगों के गुल अफसान में देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा बाबर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक जो थे वो लॉर्ड किचनर थे और इन्हीं को प्रथम संस्थापक बनाया गया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, इस बात को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल चित्र शैली किन चित्रों के अध्ययन से विकसित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। बंगाल चित्र शैली जो थी इसके जो अग्रणी कलाकार थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है और इस शैली को काफ़ी उत्थान करने में इनके शिष्यों के द्वारा बहुत ही योगदान भी रहा। तो बंगाल शैली जो किसकी सहारा लेकर विकसित हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल जो चित्र शैली थी वो अजंता, मुगल और राजपूत इन तीनों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है और ये परंपरागत जो शैली हमें देखने को मिलती है वो बंगाल शैली के कलाकारों के द्वारा अंकन किया गया था इनके चित्रों में। तो क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेडी हेरिंगम ने अजंता और बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियों को कहाँ प्रकाशित करवाया था? दोस्तों लेडी हेरिंगम जिन्होंने अजंता और बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवाईं और इसको विदेशों में प्रकाशित करवाईं, जिससे भारत की कला विदेशों में भी सराही गई और लोगों तक ये पहचान मिली भारत की कला को। तो इसमें लेडी हेरिंगम का बहुत बड़ा योगदान था और लेडी हेरिंगम ने अजंता और बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियों को लंदन अर्थात इंडियन सोसाइटी लंदन में प्रकाशित करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने ग्राम जीवन को आधुनिक प्रणाली से चित्रित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। असित कुमार हवलदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय और अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कि किस कलाकार ने ग्राम जीवन को आधुनिक प्रणाली से चित्रित किया था और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा और आप लोग जितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करें। तो आज के क्वेश्चनों को हम लोग यहीं रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू नए नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और अगर कोई भी सुझाव आप लोगों को देने हैं और किसी भी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ने हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।